हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बीपीसीएल के बारे में, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बीपीसीएल का हम यहाँ पर टेक्निकल स्टडी करेंगे, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस करते हुए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर हमें फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली मीन्स बिजनेस वाइज और फाइनेंशियल्स वाइज जो सपोर्ट करेगा इस टेक्निकल एनालिसिस को, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको साथ में डिस्कस करेंगे। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस जो यहाँ पर है, जो चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं वो क्यों सक्सेसफुल होंगे और उसके सपोर्ट में क्या और चीज़ है उसको साथ में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर एज वेल। क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है दैट दिस इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस विद ऑल माई फॉलोअर्स, तो मैं वहाँ पर उसको पोस्ट कर देता हूँ और डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम एक बार बीपीसीएल के चार्ट की बात करने लगें तो बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो यहाँ अभी जो एक चार्ट पैटर्न बन रहा है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न। सो कॉम्प्लेक्स इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें हैंडल एक तो है ही, साथ में दूसरा हैंडल भी यहाँ पर बनने की तैयारी है। और इस तरीके से अगर हम इसके एक बार टेक्निकल टारगेट की बात करने लगे तो टेक्निकल टारगेट जो इसका निकल कर आएगा दैट विल बी 67 रुपीज अप फ्रॉम द ब्रेक इवन पॉइंट जो इसका यहाँ पर रेसिस्टेंस है। और यहाँ से करंट प्राइस से लेकर अगर हम टोटल इसमें एक बार अपसाइड पोटेंशियल देखने लगे करंट प्राइस से लेकर, देन दिस इज 26%। सो 26% एक का बहुत ही अच्छी फिगर है यहाँ पर जो अपसाइड पोटेंशियल है। अब 26% जाने में मेरे हिसाब से जिस तरह से इकोनॉमिक सिचुएशंस यहाँ पर इंप्रूव हो रही हैं खासतौर से इस कंपनी को लेकर, क्योंकि जैसे मैं ये बात कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं तो काफ़ी लोगों के माइंड में आएगा कि आईटी की हालत खराब है। मैं आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आईटी की हालत खराब होने से क्या होता है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड डाउन जा रहा है तो क्रूड के प्राइसेस ऊपर नहीं जाते, क्रूड के प्राइसेस नीचे ही रहते हैं। और क्रूड के प्राइसेस अगर नीचे हैं तो बीपीसीएल जैसी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि जब क्रूड के प्राइसेस डाउन रहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको प्रेशर नहीं आता कि आप अपने मार्जिन को ट्रिम करो। क्योंकि जैसे ही क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं, इंडिया में गवर्नमेंट चाहती है कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से ना बढ़ें, इसलिए सोचा जाता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने ऐसे डिफिकल्ट टाइम में अपने मार्जिन को कम कर लें, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर लें। अब क्योंकि इन कंपनीज के ऊपर जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी इस तरह की पॉलिसीज यहाँ पर अप्लाई करा पाती है। वैसे वो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। उसका सिंपल सा रीजन है दैट दीज कंपनीज आर लिस्टेड कंपनीज, और इन लिस्टेड कंपनीज में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी पैसा होता है। लेकिन अब जो भी है ऐसी ही चीजें चलती हैं। अब ऐसे में अगर गवर्नमेंट इस तरह की माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को नजरअंदाज करते हुए इस तरह की पॉलिसीज लेकर आती हैं और उसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाते हैं, तो यहाँ पर इस वोलेटिलिटी के चलते जो समझदार ट्रेडर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी तैयार होती है। क्योंकि अगर इस तरह का कुछ गलत होगा तभी यहाँ पर स्टॉक प्राइस गिरेगा, और स्टॉक प्राइस गिरेगा तभी तो वापस से अपॉर्चुनिटी आएगी यहाँ पर पैसा बनाने की। क्योंकि लगातार ऊपर कोई भी चीज नहीं जा सकती, स्टॉक प्राइस तो लगातार ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो जनरल टर्म्स में जो ग्रोइंग कंपनीज हैं वो 2 स्टेप्स ऊपर जाती हैं, 1 स्टेप नीचे आती हैं। तो ₹2 बढ़ा, ₹1 नीचे आया, फिर ₹2 बढ़ा, ₹1 नीचे आया। तो ओवरऑल बढ़ता है, लेकिन वो लगातार ग्रोथ नहीं दिखाता, वो स्टेप बाय स्टेप दिखाता है, जिसको डाउ थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ पर जो टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के केस में दैट इज 422। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात जो सपोर्ट करेगी वो क्या है? एक बार यहाँ पर हम इसके रिजल्ट्स की तरफ देखते हैं। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बेकार आए। और जून क्वार्टर्स के रिजल्ट्स इतने ज्यादा बेकार आने के पीछे जो रीजन है वो क्या नजर आता है? 6,000 करोड़ का लॉस आया, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस अगर अप हैं तो इसके ऊपर सीधा सीधा इसका इंपैक्ट आएगा। तो यूके ऑयल, जिसको ब्रेंट क्रूड कहते हैं, हम यहाँ पर इसका एक बार चार्ट पैटर्न देखते हैं। और जो हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं जून क्वार्टर की, तो जून क्वार्टर में देखते हैं कि क्रूड का प्राइसेस किस लेवल पर था। तो ये हमारा जून क्वार्टर, और यहाँ पर जून क्वार्टर की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली मार्च क्वार्टर नहीं, जून क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो जून क्वार्टर में जो प्राइसेस थे, आप यहाँ पर देखो अप्रैल से लेकर, और ये जून वाला एरिया है। यानी कि यहाँ पर हम ये जून तक की बातें कर रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ जो, तो ये बड़ा वाला एरिया नहीं है। तो बेसिकली जून हमारा यहाँ तक है और अप्रैल हमारा ये लेवल है, यहाँ तक है। सो दिस इज द एरिया जो हमारा जून क्वार्टर का है।
हाईएस्ट एवर प्राइसेस थे अभी तक के इस पीरियड में। इससे पहले सेम लेवल अगर कभी अचीव किया होगा तो शायद 2008 के आसपास, नहीं 2008 के बाद में किया था, 2008 ही था, यस उस टाइम पर किया था 147। तो 147 तो आज तक गया ही नहीं, उसके बाद में ये लेवल आया। और सेम लेवल अगर आप देखोगे रेसिस्टेंस, तो यही रेसिस्टेंस था जो 2011-12 में भी बना और यही रेसिस्टेंस अभी भी बना। सेम तरीके से फिर चीजें नीचे आई, लेकिन जो जनरली ऊपर का इस तरह के हाई लेवल्स बनाने के बाद में जो क्रूड के प्राइसेस जनरली नीचे आते हैं, उसकी रेंज हमारे $60 के अंदर अंदर रहती है, जो हमारा दिस पीरियड है। 20 तो नीचे खैर स्पाइक्स बनाकर नीचे आती है, अदरवाइज जो जनरल रेंज रहती है दैट रेंज इज बिटवीन 40 टू 60, बिटवीन 40 टू 60 जनरल रेंज रहती है। और अभी भी ये वहां पर एंटर करने की तैयारी कर रहा है। वो किस तरीके से, मैं अभी आपको इसका टेक्निकल यहाँ पर दिखाता हूं। तो वापस से हम डेली चार्ट पर चले जाते हैं, जिससे थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझ सकें। सो हमने देखा जून क्वार्टर में जो इतना यहाँ पर लॉस आया, उसका रीजन था कि क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर थे और इसी रीजन से इनके ऊपर मार्जिन प्रेशर था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करने लगे, सितंबर क्वार्टर की बात करने लगे, तो सितंबर क्वार्टर में हमारे ये सारे लेवल्स थे, यानी कि थोड़ा सा नीचे था। उसका रिजल्ट क्या निकला, जो लॉस था जून क्वार्टर में, वो सारा का सारा खत्म हो गया और कंपनी एट पार पर आ गई। तो ये लेवल्स पर एट पार पर आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वार्टर की हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर हम देखें दिसंबर तक, सो दिसंबर तक जो हमारा एवरेज था, एवरेज प्राइस काफी नीचे आ गया, यानी कि जून क्वार्टर से भी नीचे आ गया। एवरेजिंग की अगर हम बात करने लगे, एवरेजिंग हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि फर्स्ट जून क्वार्टर का एवरेज मिड में कहीं यहाँ रहा, उसके बाद में सितंबर क्वार्टर का जो एवरेज था वो मिड में यहाँ रहा, और अभी जो दिसंबर क्वार्टर का एवरेज है वो मिड में यहाँ रहा। और इसी यानी कि 113, 98 एंड 87 के आसपास। अब दिसंबर क्वार्टर में 87 के आसपास का रहा, तो उसका रिजल्ट क्या है, दिसंबर क्वार्टर में वापस से ये प्रॉफिट में आ गया, और प्रॉफिट में आना ही था। अभी आगे क्या सीन नजर आता है, अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करने लगे, तो मार्च क्वार्टर में एवरेज क्या है। अब यहां पर ये चीज देखने वाली है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और अगर हम मार्च क्वार्टर की यहां पर पूरी बात करने लगे, तो मार्च क्वार्टर में जो एवरेजिंग आती है वो हमारी दिसंबर क्वार्टर से भी नीचे आती है, और मिड में कहीं हमारी ये लेवल्स आएंगे जो 80 के आसपास होंगे, यानी कि नेट प्रॉफिट यहां पर और ज्यादा बढ़ने वाला है। ये चीज साफ साफ है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां पर, एक और पॉइंट है कि अभी जो नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे, से फॉर एग्जांपल मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में, वो इससे ज्यादा बढ़ेंगे। उसका रीजन है, मार्च क्वार्टर लास्ट ईयर जो सेल्स थी 104 लाख करोड़, 4000 लाख, 104 1.04 लाख करोड़ थी, यानी कि 104,000 करोड़ रुपीस थी। अभी ये इंक्रीज होकर 119,000 करोड़ हो गई है, और मार्च में ऑफ कोर्स थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हाईएस्ट एवर आने में अब कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। मैं एबनॉर्मल गेन्स की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। जैसे यहां अगर आप मार्च 2021 की बात करने लगो, तो यहां जो प्रॉफिटेबिलिटी हाईएस्ट एवर थी दैट वाज बिकॉज ऑफ द 7,000 करोड़ रुपीस ऑफ अदर इनकम। अगर हम अदर इनकम की यहां पर बात खत्म कर दें और नॉर्मल सिनेरियो की बात करने लगे, तो हाईएस्ट एवर जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज 3,000 करोड़ ऑलमोस्ट। तो अभी ये 3,000 करोड़ के आसपास ही होता हुआ नजर आएगा। ये क्रूड के प्राइसेस का हिसाब किताब यहां पर बताता है। एक और पॉइंट, अभी वापस से जो क्रूड का एक यहां पर चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, एंड दैट चार्ट पैटर्न इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न सीधा सीधा एक बड़ा सा डाउनफॉल आते हुए वापस से दिखाता है। और वापस से डाउनफॉल ये आने की बात भी है, क्योंकि जब कभी भी हाई बने हैं उसके बाद में काफी नीचे तक ये क्रूड के प्राइसेस आए हैं। और जो कॉमन रेंज रहती है क्रूड के प्राइसेस की, जैसे हमने वीकली चार्ट पर देखा था, दैट इज बिटवीन 60 एंड 40। तो यहां पर अगर हम 65 के आसपास की लेवल देखें और नीचे हम यहाँ पर 45 के लेवल देखें, तो ये हमारी कॉमन रेंज रहती है। ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, ऊपर जा चुका है, वापस से इट इज एक्सपेक्टेड कि वापस से ये इसी रेंज में आएगा। रीजंस विल बी क्रिएटेड। और रीजंस क्या रीजंस क्रिएट होंगे, जैसे हम यहीं पर अगर न्यूज देखने लगे, तो यहां समझ में आता है क्रूड ऑयल प्राइसेस एज लोअर एज इन्वेस्टर्स एपेटाइट वेन्स ऑन हायर ट्रेजरी यील्ड्स, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, एनजेड बैंक सेज। और मोर न्यूज में अगर हम जाते हैं, तो यहां पर मोर न्यूज में और सारी चीजें भी पता चलती हैं। मैं एक बार आपको क्लिक भी करके दिखाता हूं कि मोर न्यूज में क्या और चीजें नजर आती हैं। यहाँ पर क्यों नहीं निकल कर आया, ओके शायद यहाँ कहीं हमें न्यूज में जाना पड़ेगा।
तब चीज़ें निकल कर आएँगी और एनीवेज़ छोड़ देते हैं। सो यहाँ पर एक और चीज़ थी कि चाइना से जितने अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद थी, वो नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए। ग्लोबल टर्मोइल है, ग्लोबल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और ग्रोथ नहीं है वो चीज़ हमें पता भी चल रही है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ हमें भी पता है। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है बहुत कम है और यहाँ पर ग्रोथ सीधी-सीधी नज़र आती है। सारी ही कंपनीज़ के प्रॉफिट्स अच्छे आने शुरू हो गए। एनीवेज़ अगर हम इस टेक्निकल इंडिकेटर की बात करने लगें जो क्रूड में बन रहा है, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसके हिसाब से नीचे आता हुआ नज़र आता है। अभी फिलहाल जो जिस प्राइस पर ये चल रहा है दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे 87 के प्राइस पर है। पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, उससे पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। मल्टीपल टाइम सेम लेवल पर यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला है और आप यहाँ पर इस तरीके से देख भी सकते हो। तो फाइनली यहाँ जो हमारा बीपीसीएल में टेक्निकल टारगेट बनता है दैट टेक्निकल टारगेट सीम्स टू बी अचीविंग वेरी सून और मैं इसमें बुलिश हूँ। सिंपल इसी तरीके से हमें देखना चाहिए कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो हमारे टेक्निकल टारगेट को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और उस टाइम पर अगर हमारा टेक्निकल सेटअप यहाँ पर बनता है और खास तौर से ऐसे में जब यहाँ पर जो ग्रोथ आई स्टॉक प्राइस में, जैसे यहाँ पर अपमूव आया, सो दिस वाज विद द राइजिंग वॉल्यूम और वापस से जब यहाँ पर दोबारा से ग्रोथ आई तो दिस वाज विद ए राइजिंग वॉल्यूम और जो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, नीचे की तरफ को फॉल आया तो यहाँ पर हमारी वॉल्यूम कम हो गई। तो ये साथ में मीन्स सपोर्टिंग इंडिकेटर्स हैं। जरूरी नहीं है कि हमें वॉल्यूम यहाँ पर देखना पड़े। अगर बिना वॉल्यूम के भी सेम इस तरह के चार्ट पैटर्न्स बनते हैं तो उनको इक्वल वेटेज देनी चाहिए, लेकिन अगर वॉल्यूम है तो और अच्छी बात है यहाँ पर। तो यहाँ 26% पैसा बनाने का मौका है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। यही तरीके हैं मार्केट में सीखने के। बिना सीखे काम करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। मार्केट में सीखने के लिए हमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कहीं न कहीं हमें ईगोइस्टिक नहीं होना है मार्केट में। सीखने को लेकर अनसर्टेनिटी भरी हुई है मीन्स इस स्टॉक मार्केट में। हमें इस अनसर्टेन माहौल में किसी भी अनसर्टेनिटी के आने पर उसको एक्सेप्ट करके अब क्या यहाँ पर रेमेडियल स्टेप लिया जाए, उस चीज़ को हमें देखना चाहिए। यही एक तरीका है। सो इवन दो वी हैव टेकन एनी ट्रेड इन द पास्ट इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज, इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज और हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, अभी और समझ कर ले लेंगे। मार्केट ऐसी ही है, ऐसी ही चलती है। यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब भी हम ट्रेड करें पहले से ज़्यादा बेहतर समझदारी के साथ करें, पहले से ज़्यादा बेहतर यहाँ पर मेहनत करके करें, समझ कर करें। मैं आपको समझाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। आप सीखते रहिए, यहाँ पर दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।